अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? रेड विदक्सा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ राह ए गेर बाय मरियम रहीम का 5th एपिसोड लेकर। तो अब चलते हैं एपिसोड की जानिब। मंजर है गर्ल्स कॉलेज का, जहाँ बहुत सी लड़कियाँ सफ़ेद यूनिफॉर्म में मलबूस बैग कांधे पर लटकाए रजिस्टर से खुद को चिलचिलाती धूप से बचाती अपनी मंजिल की जानिब रवा थी। मरियम भी उन्हीं लड़कियों में शामिल थी। वो सफ़ेद यूनिफॉर्म में मलबूस थी, बाल खुले हुए थे। वो बैग में से रजिस्टर निकालती दाखिली दरवाजे तक पहुंची। तभी उसकी नज़र परेशान से आते हुए नीले रंग की शलवार कमीज पहने आदमी पर पड़ी, जो कुछ फासले पर खड़ा था। उसके हाथ में एक सफ़ेद कागज़ भी था, जिसे बार बार वो सर झुकाए हुए देख रहा था। माथे पर गर्मी की शिद्दत की वजह से पसीना था। मरियम लाताल्लुक से खड़ी रही। उस आदमी की नज़र मरियम पर पड़ी तो कदम उसकी तरफ किए। फासले पर पुलिस अपनी तमाम तरटीब के साथ दरवाजे पर खड़ी अपना काम सर अंजाम दे रही थी। यहाँ कुछ सिक्योरिटी का मसला चल रहा था, इसीलिए पिछले कुछ दिनों से पुलिस जमा की गई थी। अस्सलाम वालेकुम, क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकती हैं? वो उससे कुछ फासले पर आ खड़ा हुआ। मरियम ने उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखा और फिर रजिस्टर सीने से लगाया। जी कहें। चेहरे पर परेशानी पैदा हुई। उसे कुछ अजीब सा लगा, मगर वो फरामोश किए खड़ी रही। आदमी ने वो कागज़ उसकी तरफ किया और उस पर नज़र जमाई हुआ पूछा, इस जगह का एड्रेस बता सकती हैं? असल में मैं इस शहर में नया हूँ, तो यहाँ की जगह मुझे नहीं मालूम। उसके चेहरे के साथ साथ बातों में भी परेशानी घुली थी। मरियम ने कागज़ पर लिखे हुए पते को गौर से देखा, फिर आदमी से मुखातिब हुई। यहाँ दाएं जानिब से जो पहला कट आएगा, ये जगह वही है। आदमी ने उसे नासमझी से देखा, जैसे उसे कुछ समझ न आया हो। अगर आपको बुरा न लगे तो क्या आप थोड़ा आगे तक चलकर मुझे दिखा सकती हैं? क्योंकि अभी जो भी आपने बोला वो मेरे सर के ऊपर से गया है। वो आदमी आंखों में परेशानी समाये हुए मरियम को देखे गया। वो शिशुपंच में मुब्तला हुई थी। कुछ सोचा, फिर अस्पात में सर हिलाते हुए आदमी के आगे आगे चलने लगी। जब मरियम कुछ कदम आगे बढ़ी तो हादी के होठों पर मायने खेसी मुस्कुराहट रहेंगी। वो दोनों चलते चलते अब सड़क के उस पार आ गए थे, जहाँ पेड़ ही पेड़ थे। हादी ने इंतहाई मक्कारी से कमीज की जेब से क्लोरोफॉर्म निकाला और आगे बढ़कर मरियम के नाक पर रखा। वो उसकी बाहों में फड़फड़ाने लगी। उसे अपनी आंखों के गिर्द अंधेरा फैलता हुआ महसूस हुआ और फिर उसकी तमाम चीजें ज़मीबोस हुई। आहिस्ता आहिस्ता वो होश व हवास से बेगाना होती चली गई। हादी उसे बाहों में भरे हुए पेड़ों के पीछे खड़ी गाड़ी के पास आया। रामीन मरियम को ढूंढ ढूंढ कर थक चुकी थी, पर वो थी कि मिलकर ही नहीं दे रही थी। पूरे कॉलेज में छान मार लिया था, पर मरियम का कुछ आता पता नहीं था। एक ख्याल जहन पर नक्श हुआ तो उसने फौरन उसी पर अमल किया और मोबाइल कान से लगाया। घंटी की आवाज़ कान में किसी सूर की तरह चुभने लगी, मगर राब्ता मुमकिन नहीं हो सका। वो मरियम के नंबर पर काफ़ी फ़ोन कर चुकी थी, मगर कोई जवाब नहीं। उसके चेहरे पर परेशानी मज़ीद बढ़ने लगी थी। आंखों से आंसू रवा हुए, जिन्हें वो बार बार साफ करने लगी थी, क्योंकि उसकी बसारत धुंधला रही थी। बिल आखिर हिम्मत करके उसने मरियम के घर फ़ोन मिलाया। काफ़ी देर बाद उठा लिया गया था। अस्सलामु अलैकुम। रामीन बेटा, खैरियत? यह मरियम की माँ की आवाज़ थी। उसने सलाम पर तवज्जो न दिए बगैर सवाल पूछा था, आंटी मरियम घर आ गई? उसका दिल शोर शोर से धड़कने लगा था। वो दिल ही दिल में मरियम के घर में मौजूदगी की दुआएं करने लगी थी, पर अगले ही लम्हे उसे सब कुछ डूबता हुआ महसूस हुआ। नहीं, वो तो अभी यहाँ नहीं आई। सब ठीक तो है ना रामीन? मुझे तुम कुछ घबराई हुई सी लग रही हो। रामीन को महसूस हुआ अब वो कभी बोल नहीं पाएगी। उसने बहुत मुश्किल से मरियम की माँ को दिलासा दिया था, अल्लाह खैर करेगा आंटी, आप परेशान ना हो। उसे मालूम नहीं वो क्या कह रही थी। बड़े जतन के साथ उसने कॉल काटी और अब खाली खाली नज़रों से अपने कदमों को घूरने लगी थी। असल में उन दोनों के बीच आज किसी छोटी बात पर बहस हुई थी, जिसकी वजह से मरियम रामीन से नाराज़ होकर कहीं गायब हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आया वो क्या करे। आखिर मरियम को न जाने ज़मीन खा गई थी या आसमान निकल गया था। वो समझने से कासिर रही। नज़रें उठाई तो सामने ही सियाह वर्दी पहने हसन पर नज़र पड़ी। कुछ सोच विचार के बाद वो चलते चलते दाखिले दरवाजे के फासले पर खड़े हुए उसकी तरफ आई थी और हाँफते हुए उसे मुखातिब किया था। साथ ही हाथ में पकड़े हुए मोबाइल की स्क्रीन उसकी जानिब की, जिस पर मरियम की तस्वीर खुली पड़ी थी। क्या आपने इस लड़की को कहीं देखा है? चेहरे पर परेशानी का अंसर था। हसन ने बगौर तस्वीर का मुआयना किया और एकदम ही वो चौंका। ये वही लड़की थी जो परेशान हाल सी किसी आदमी के साथ खड़ी थी। उसने अस्पात में सर हिलाते हुए रामीन को जवाब दिया, जी उन्हें मैंने अभी देखा था। वो किसी आदमी से बात कर रही थी और फिर उसी के साथ चली गई। लफ्ज़ आदमी पर रामीन हैरान कुन नज़रों से देखने लगी। क्या मतलब? कौन सा आदमी? उसने लहजे में भी हैरानी समोए हुए पूछा था। ये मुझे नहीं मालूम।
हसन ने सर झुका लिया। रामीन मुस्तरब निगाहों से आसपास देखने लगी थी, फिर कुछ सोचकर दोबारा सवाल किया, वो किस तरफ गई थी? हसन ने उंगली उठाकर सीध में इशारा किया था। रामीन फौरन उस जानिब दौड़ी। उस जगह पर पहुंची तो जमीन कदमों से फिसलती हुई महसूस हुई, क्योंकि सामने ही उसने वो मंजर देख लिया था जो उसने देखने की तवक्को नहीं की थी। उसकी नजरों से देखें तो एक आदमी उसके दोस्त का बेहोश वजूद उठाए हुए गाड़ी में किसी सामान की तरह उसे फेंक कर बैठ रहा था। रामीन को लगा वो अब अपनी दोस्त को कभी देख नहीं पाएगी। वो कुछ पल तो जामिद वजूद लिए खड़ी रही, फिर दिमाग में कुछ ख्याल लपका और वह फौरन भागती हुई हसन की जानिब आई थी। हसन उसे वापस आता हुआ और रोता हुआ देखकर कुछ भी समझने से कासिर रहा था। वो लड़की करीब आई और रोते हुए उससे हम कलाम हुई थी। वहाँ वहाँ वो आदमी मेरे दोस्त को गाड़ी में बिठाए हुए कहीं ले जा रहा है और मरियम मुकम्मल बेहोश है। हसन ने बगैर देर के पैंट की जेब से वायरलेस निकालकर अपने साथियों को मनोन सब कुछ बता दिया और साथ ही रामीन की बताई हुई जगह पर पहुंचा। ये लोग वही थे जिनसे उन्हें खबरदार किया गया था। उस दौरान हसन ने रामीन की मदद से मरियम के घर इतला दी थी और रामीन को तफ्तीश के लिए अपने साथ ले आए थे। हसन के साथी भी उस जगह पर आए थे। मरियम की तमाम चीज़ें उठाई और उन्हें प्लास्टिक के बैग में डाला था। वही हुआ जिसका डर था। वो लोग हमारी नाक के नीचे से खेल खेल गए और हमें मालूम भी नहीं हो सका। हसन दाऊद एहलकार के साथ आगे बढ़ते हुए कहने लगा। बाकी लोग उसके पीछे आ रहे थे। उनका रुख अपनी गाड़ी की जानिब था। सर, वो लोग तो काफ़ी चालाक हैं, हमें थोड़ी और तवज्जो देनी चाहिए थी। उसकी बातों ने हसन के कदम जकड़ लिए। वो ठीक कह रहा था। कुछ लापरवाही उनसे भी हुई थी। वो लोग पुलिस मोबाइल में बैठे अब उनका पीछा कर रहे थे। उनके आगे ही एक सियाह रंग की हाई रूफ काफ़ी स्पीड से आगे बढ़ रही थी। हसन और दाऊद आगे बैठे हुए और बाकी पीछे। हसन के मोबाइल स्क्रीन पर किसी का नंबर चमक रहा था। यकीनन उसे सब मालूम हो चुका था। उससे अपने चारों तरफ रोशन होते हुए महसूस हुए। आज डांट पक्की थी। गहरी सांस खारिज की, फिर मोबाइल कान से लगाए खामोशी से उसकी डांट सुनने लगा था। वो तैयार था। तुम लोगों ने ठान लिया है क्या कोई भी काम ढंग से नहीं करना? पस मंजर में ताबिश की गुस्सैली आवाज़ गूंजी। क्या मैंने नहीं कहा था सिक्योरिटी टाइट रखनी है? मैं नहीं हूँ तो तुम लोग एक काम भी ठीक से नहीं करते। हसन गोया हुआ। सर, हमारे आदमी हर जगह फैले हुए थे, एक पल के लिए भी जगह से नहीं हिले थे, मगर पता नहीं कैसे हुआ ये सब। ताबिश ने उसकी बात मुकम्मल सुनी, फिर गुस्से से फ़ोन काट दिया। हसन ने दाऊद को देखा। लगता है सर ने हमारे लिए चाय पानी का इंतज़ाम कर दिया होगा अब तक तो। दाऊद ने गाड़ी चलाते हुए नज़र उसी हाई रूफ पर जमाई हुए इस्पात में सर हिलाया। उसी वक्त वो गाड़ी उनकी नज़रों से यूं ओझल हुई थी जैसे दुनिया में कभी आई ही ना हो। दाऊद और हसन हैरान नज़रों से पहले एक दूसरे को, फिर रोड पर नजरें जमाए हुए कह रहे थे, अभी तो यहाँ थी गाड़ी, फिर क्या आसमान निकल गया था या ज़मीन खा गई? कुछ देर कबल हादी उस लड़की को गाड़ी में फेंकने के से अंदाज में बिठा रहा था। तभी किसी की नज़र खुद पर महसूस हुई। हल्का सा रुख मोड़े देखा तो एक लड़की उसे ही देख रही थी। चेहरे पर एकदम परेशानी पैदा हुई थी। क्या वो लोग पकड़े गए थे? उसके सोचने समझने की हिस्सियात जागी और समी को मुखातिब किया। जल्दी करो, उस लड़की ने हमें देख लिया है, हो सकता है अब वो पुलिस को इन्फॉर्म करें। वो गाड़ी में मरियम के बराबर में बैठता हुआ बोला था। मरियम के मुंह पर अब एक सफ़ेद रंग का टेप लगा हुआ था और वो खुद मुकम्मल बेहोश थी। समी ने जल्दी से ड्राइविंग सीट संभाली और यहाँ से भगा ले गया। कुछ देर गुजरी थी, तभी हादी को बैक मिरर से पुलिस मोबाइल चलती हुई नजर आई। इस गाड़ी के शीशे टिंटेड थे। बाहर से अंदर का मंजर देखना मुश्किल था, मगर अंदर से सब कुछ आसानी से नजर आ रहा था। स्पीड बढ़ाओ, वो लोग हमारे पीछे हैं। समी ने स्पीड बढ़ाई और गाड़ी को उनकी नज़रों से बिल्कुल ओझल कर दिया। ये एक खुफिया रास्ता था जो यहाँ से सीधा उनके अड्डे तक पहुँचता था। समी ने इंतहाई अक्लमंदी से सबको मंजिल पर पहुँचा दिया था। अगले दिन ताबिश सियाह वर्दी पहने और बाजू कोनी पर चढ़ाए हुए, बाल ठीक से बनाए मसरूफ सा नजर आ रहा था। उसके हाथ में वही कल वाली केस की फाइल थी जिसे वो बगैर पल के झपकाए हुए पढ़ने में मसरूफ था। सूरज की आग ने सबको झुलसा रखा था। पूरी पुलिस उस वक्त जाए वका पर मौजूद थी। माहौल काफ़ी गर्म था, या शायद ताबिश का दिमाग, क्योंकि उसे रह रहकर हसन पर गुस्सा आया जा रहा था। हालांकि इस सब में उसका कोई कसूर नहीं। हसन सर झुकाए हुए उसके साथ खड़ा उसके लान तान सुनने में मगन था। मैंने कहा भी था ये केस अहम है, तुम लोग कैसे बेएहतियाती दिखा सकते हो? ध्यान कहाँ था आखिर? हसन गला खुंकार कर बोला। सर, मैंने नौजवानों को चारों तरफ फैला दिया था, सिक्योरिटी भी बढ़ा दी थी। मुझे क्या मालूम था वो हमारे बीच में से कार्रवाई करेंगे। ताबिश गुस्से से कुछ कहने ही लगा था जब एक हवलदार भागते हुए हाँफते उसके तरफ आया था। सर सर। वह हवलदार भागने की वजह से लंबी लंबी सांसें लेने लगा था, मगर कुछ संभलता हुआ बोलने के लायक हुआ था। ताबिश उसे मुंतजिर नजरों से देखे गया
और दिल में खैर की दुआ की थी, मगर ये दुआ उसी वक्त रद्द हुई। सर, लड़की के घर से फ़ोन मौसूल हुआ है और पता चला है कि एक हाई रूफ से लड़की की लाश बरामद हुई है। ताबिश के कदम लड़खड़ाए। वो गिर जाता अगर हसन थाम न लेता। उसने हसन का हाथ झटका और मंजिल की जानिब रवाना हुआ। न चाहते हुए भी उसे बुरी तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ रहा था। आखिर ये सब कैसे हो सकता है? मंजर के दूसरी जानिब खुशी का समा था, क्योंकि आज यहाँ की मलका को एक बार फिर फतेह हासिल हुई थी। लबों पर गहरी मुस्कुराहट लिए अपने तख्त पर बैठी थी। उसके साथ कुछ फासले पर ही वो दोनों खड़े थे जिनका इम्तिहान लिया गया था। बराबर में सिराज टांग पर टांग जमाए पुरसोस नजरों से फॉक्सी को देख रहे थे। वो अपनी जगह से उठी और दोनों के गिर्द चक्कर काटने लगी। आंखों में गहरी चमक थी। सच कहूँ तो मुझे उम्मीद नहीं थी इस सब की। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कुछ न कुछ गलती कर बैठोगे, मगर नहीं, तुम दोनों ने मेरे ख्यालात पर पानी फेर दिया। वो चलते हुए हादी के सामने रुकी और उसके कंधे पर हाथ रखा। हादी को अपने वजूद में बिजली सरायत करती हुई महसूस हुई। वो हादी के चेहरे पर पैदा होते हुए तासुरात देखकर मुस्कुराई, फिर उसका कंधा थपका। वेल डन हादी, तुमने मुझे मायूस नहीं किया। हादी खुश हुआ, फिर सीने पर हाथ बांधे। तो फिर कब से आऊं आपका राइट हैंड बनने? बात तो उसने फॉक्सी से कही थी, मगर जताती नजरें किसी और पर थीं। फॉक्सी एक पल को रुकी, फिर जोर जोर से हंसने लगी। 1 मिनट, मैंने कब कहा कि तुम मेरे राइट हैंड बनोगे? या फॉक्सी की बात पर सिराज का कहका उभरा। वहीं हादी हैरान भरी नजरों से फॉक्सी को देखे गया। लेकिन अभी तुमने कहा। उसको बात पूरी करने से पहले ही टोक दिया। हादी सुल्तान, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो पीछे मुड़ी, फिर सवालिया नजरों से सिराज को देखते हुए पूछा, अंकल, क्या मैंने अभी ऐसा कुछ कहा जो आपका बेटा समझ रहा है? सिराज ने हंसते हुए नफी में सर हिलाया। ज्यादा हंसने की वजह से आंखों में आंसू भर गए थे। हादी उनके यूं हंसने पर पेचोताप खाता रह गया। फॉक्सी मुस्कुराई और तवज्जो वापस हादी की तरफ की। सो हादी सिराज सुल्तान, बस इतना सुना करो जो मैं कहती हूँ, अपनी तरफ से कुछ भी अखज़ ना किया करो। हादी ने मुट्ठी जब्त से भींचकर इश्तियाल रोकने की कोशिश की। फॉक्सी समी की तरफ बढ़ी, जो इस सब में खामोश तमाशाई बना रहा था। वो आंखें उसी पर जमाए हुए सिराज से मुखातिब हुई। पहली बार मैं आपकी किसी मुदाखलत से खुश हुई हूँ अंकल। आज जो शाहकार मेरे सामने खड़ा है, सिर्फ आपकी बदौलत से। मुझे जिस इंसान की तलाश थी वो मुझे मिल गया है। सिराज ने सीने पर हाथ रखे ताज़ीम की। मैं दूर से ही इसे देखते ही पहचान गया था कि ये आदमी बना ही हमारे धंधे के लिए है। हमारे धंधे को कोई आम इंसान नहीं चला सकता। उसे चलाने के लिए एक अक्लमंद इंसान का होना जरूरी है। हर किसी की बस की बात नहीं है। उन्होंने आखिरी बात हादी को सुनाई थी। हादी शदीद गुस्से के आलम में एकदम सफ़ेद इमारत से चला गया था। फॉक्सी वापस अपनी जगह पर बैठी और समी को देखा। उसे हादी की गैर मौजूदगी से कोई सरोकार नहीं था। मैं फॉक्सी दी फॉक्स तुम्हें अपने इस छोटे से आशियाने में खुश आमदीद कहती हूँ। समी जुल्फिकार, आज से तुम्हारा शुमार मेरे करीबी लोगों में किया जाएगा। जहाँ जहाँ मैं जाऊंगी वहाँ वहाँ तुम्हारी मौजूदगी लाजमी है। और हाँ, याद रहे, जो फॉक्सी के साथ गद्दारी करेगा उसकी सजा है मौत, सिर्फ और सिर्फ मौत। लफ्ज अदा करते ही वो वापस हंसने लगी। समी एक बार फिर उन सोचों में गुम सा था। क्या अब भी सोचने का वक्त है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब सब कुछ हाथ से भुरभुरी मिट्टी की तरह फिसलने लगा था। उसे लगा कि वो बहुत बड़ी गलती कर चुका है, मगर अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। हाल फजर इस वक्त दारुल अमान के पलंग पर सो रही थी। उसके बराबर में रामिस लेटा हुआ फजर का हाथ उसने पकड़ रखा था। वो दोनों ख्वाब खरगोश के मजे लूट रहे थे कि तभी फजर ने ख्वाब में अपने भाई को देखा। वो देख रही थी उसका भाई काफी परेशान है। वो रो रहा है, उसकी आंखों से लाल सियाल बह रहा था। फजर को तशवीश हुई थी। वो घबरा कर उठी। उसने दीवार पर नस्म घड़ी पर नजर डाली तो सुबह के 4 बज रहे थे। सर्दियों के दिन के इख्तितामी आयाम थे, इसलिए फजर की अज़ान नहीं हुई थी। अपने बराबर में देखा तो रामिस बेखबर नींद की आगोश में था। उसने मुस्कुराकर रामिस के नरम बालों पर हाथ फेरा। अब कुछ देर बाद वो तहज्जुद की नमाज के लिए खड़ी नियत कर रही थी। नमाज पढ़ते ही उसने सलाम फेरा और दुआ के अंदाज में हाथ आपस में जोड़ लिए। अल्लाह, मेरे भाई की सारी परेशानी दूर कर दें। आज काफ़ी सालों बाद मैंने उन्हें परेशान देखा है। पता नहीं क्यों भाई मेरे ख्वाब में आए हैं। आप उनको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखना, आमीन। सर पर अब भी चोट का निशान था, लेकिन पट्टी नदारत थी। वो अब बैठी अपना लाल औराक वाला कुरान मजीद पढ़ रही थी। कुछ ही पल गुजरे थे, नींद आंखों से कोसों दूर थी और फजर में अब भी काफ़ी वक्त था। वो कल के हुए वाक़ये के बारे में सोच रही थी। एक ही दिन में उसके साथ क्या कुछ ना हो गया था। एक आंसू उसकी हथेली पर गिरा,
وہ پلنگ پر بیٹھی اپنے خواب کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ منظر اٹک کر رہ گیا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا اور وہ اس وقت ہبا کے ساتھ چہل قدمی کر رہی تھی۔ دھوپ بہت تھی، اس لیے دونوں اپنے چہروں پر سایہ کیا ہوا تھا۔ وہ دونوں نم گھاس پر ساتھ ساتھ قدم دھر رہی تھیں۔ تم کتنی پڑھی ہو ہبا؟ فضل نے پورا رخ اس کی جانب کیا۔ اب کی سورج کی کرنیں اس کے پیٹ پر پڑ رہی تھی، جبکہ ہبا نے آنکھیں ترچھی کیے اسے دیکھا۔ میں نے CSS کے پیپر دینے ہیں ابھی، اور پارٹ ٹائم لکھاری بھی ہوں۔ فضل نے اس کی بات سنے ابرو اٹھائے۔ واہ، یہ تو اچھی بات ہے، پھر بتاؤ کتنی کہانیاں تم نے لکھ ڈالی؟ ہبا نے بھی اب اپنا رخ فضل کی جانب کیا تھا، اور اب سورج کی کرنیں اس کی پیٹ پر پڑ رہی تھیں۔ کبھی گنتی تو نہیں کی، لیکن 3 سے زیادہ کہانیاں لکھ چکی ہوں۔ آج کل تو میں ایک لڑکی کی کہانی لکھ رہی ہوں، اس کے معاشی حالات پر۔ ایک پل کو رک کر فضل نے اس کی جانب دیکھا۔ اچھا، پھر کیا کہانی ہے آپ کی ہیروئن کی؟ ذرا ہمیں بھی تو بتائیں۔ ہبا نے اپنی نظروں کا رخ آپ کے قدموں کی جانب کیا، پھر کہنے لگی، یہ کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جو اپنی ذمہ داری خود اٹھاتی ہے۔ اس کا باپ ایک جواری ہے جس نے اپنی بیٹی کی زندگی ازرن کر دی ہے۔ اس لڑکی کا نام ابھی میں نے سوچا نہیں، اس کی ایک بچی ہے۔ اب بتائیں کیا نام رکھوں میں اپنی ہیروئن کا؟ فضل نے چلتے چلتے زور کا جھٹکا کھایا۔ اسے محسوس ہوا جیسے ہبا اس کی زندگی پر کہانی لکھ رہی ہے۔ کچھ بھی رکھ دو جو تمہیں پسند ہو، اس نے بمشکل اپنی حالات پر قابو پاتے ہوئے مسکرا کر جواب دیا تھا۔ ہبا نے اس کی جانب دیکھا، پھر کہنے لگی، آپ کا نام بھی اچھا ہے، کیا میں آپ کا نام رکھ دوں؟ نام سے یاد آیا، آپ نے مجھے ابھی تک اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ آپ مجھے اپنے بارے میں بتائیں، ہو سکتا ہے کچھ مجھے پسند آ جائے، پھر میں وہ سب اپنی ہیروئن کے بارے میں لکھ دوں۔ ہبا کو خیال سے گزرا تھا کہ فضل نے ابھی تک اس کو اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ کچھ دیر توقف کے بعد ہبا دوبارہ بولی، فضل آپی 2 دن ہو گئے ہیں، ہماری دوستی بھی ہو گئی ہے، آپ مجھے بہت اچھی لگنے لگی ہیں۔ مجھے نہ جانے کیوں آپ کا چہرہ دیکھ دیکھ کر دکھ ہوتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آپ اپنے اندر ایک گہرا راز چھپائے بیٹھی ہیں۔ مجھے جاننا ہے آپ کے بارے میں، کیا آپ مجھے بتائیں گی؟ اس نے فضل کا ہاتھ تھامے کہا تھا۔ اگر برا نہ لگے تو؟ آخر میں آواز دھیمی ہو چکی تھی۔ فضل کو ہبا کی شکل میں آئرہ یاد آئی تھی۔ 2 دن ہو گئے تھے، نہ اس نے اسے فون کیا تھا اور نہ ہی آئرہ نے اسے کیا تھا۔ فضل نے سر جھٹکا، پھر ہبا کو اپنے گزرے ماضی کے بارے میں بتانے لگی۔ آسمان پر پرندے اپنے پر پھڑپھڑاتے ہوئے اڑ رہے تھے۔ وہ واپس حال میں آئی جو اپنی داستان بتاتے ماضی میں کھوسی گئی تھی۔ وہ مسلسل آسمان کو تکے جا رہی تھی جب سماعت سے ہبا کی آواز ٹکرائی۔ فضل اپی، مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا کہ یہ سب کرنے والا آپ کا سگا باپ تھا۔ فضل نے اس کی بات پر سر جھکا لیا۔ رامز گھاس پر بچوں کے ساتھ بیٹھا کھیلنے میں مصروف تھا۔ میں نے تو بتا دیا اپنے بارے میں، تم بھی بتاؤ۔ فضل نے ہبا کو دیکھا تو اس کی سیاہ آنکھوں میں ایک الگ قسم کی اداسی چھا گئی تھی۔ میں جب پیدا ہوئی تو تب میرے بابا کا انتقال ہو گیا تھا کسی ایکسیڈنٹ میں۔ فضل اسے ٹھہر کر دیکھنے لگی۔ پھر میں اپنی ماں کے ساتھ رہنے لگی، ہمارے پاس کچھ کھانے کو نہیں تھا۔ میں اور میری ماں کئی دن اور راتیں ایسے کاٹ لیتے تھے۔ پھر ایک دن اللہ کو ہمارا صبر پسند آ گیا، اس دن اللہ نے ہمارے پاس آپی کو بھیجا۔ آپی کون؟ فضل نے پوچھا۔ یہی اس عمارت کی مالکن۔ فضل نے اس بات میں سر ہلایا۔ اور اس کے بعد جیسے ہماری تکلیف 2 دنوں کا اختتام ہو گیا، میری ماں آپی کے گھر کا کام کرنے لگی۔ جب میں 5 سال کی ہوئی تو میری امی بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اس دن کے بعد سے آپی نے میری ماں کی طرح پالا ہے مجھے، اور پھر آپی مجھے یہاں لے کر آ گئی اور یہاں کا انچارج مقرر کر دیا۔ ہبا آخر میں سادگی سے مسکرا دی۔ آپی بہت اچھی ہیں، اگر وہ مجھے نہ ملتی تو آج نہ جانے میں کہاں کہاں ٹھوکریں کھا رہی ہوتی۔ تبھی سیاہ لانگ شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس کوئی وجود آیا تھا۔ فضل لمحے بھر کو اسے یہاں دیکھ کر چونک سی گئی تھی۔ وہ کافی عزلت میں اندر جاتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، اس لیے فضل کو نہیں دیکھ سکی۔ یہ یہاں؟ فضل نے صفا کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ یہی تو ہیں جن کی وجہ سے آج میں آپ کے سامنے کھڑی ہوں، اور یہی ہے اس عمارت کی مالکن۔ فضل کو لمحے بھر کے لیے حیرانگی نے آ گھیرا تھا، لیکن پھر اس نے اپنے چہرے کے اتار چڑھاؤ ٹھیک کر لیے تھے۔ فضل اپنی پلنگ پر بیٹھے باہر ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھ رہی تھی۔ عین اسی وقت اس کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا تو آئرہ کی کال تھی۔ پورے 2 دن بعد ان دونوں کی بات ہو رہی تھی۔ اس نے دوبارہ سے اپنی نظریں ڈوبتے ہوئے سورج پر گامزن کی۔ السلام علیکم، کیسی ہو فضل؟ فضل آئرہ کی آواز سن کر کھل اٹھی تھی۔ اسے محسوس ہوا نہ جانے کتنی صدیوں سے اس نے یہ آواز نہ سنی ہو۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ، کدھر غائب تھی 2 دن سے؟ اس دن کے بعد سے تم نے میری خیریت ہی دریافت نہیں کی؟ فضل نے اس سے خفا ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ یار قسم سے میں اتنا مصروف ہوں کہ کان کھجانے تک کی فرصت نہیں مجھے۔ کل سے اتنے مریض آ چکے ہیں، اللہ معاف کرے، مجھے تو لگتا ہے کوئی وبا پھیلی ہوئی ہے۔
खैर तुम सुनाओ, फिर काम का क्या जो सोच रखा था? आयरा ने अचानक याद आने पर पूछा। फजर ने उसकी बात पर इस्पात में सर हिलाया। हाँ, 2 दिन से वही सीख रही हूँ, और जो कुछ मुझे आता है मैं उनको सिखा रही हूँ। आयरा ने उसकी बात तहम्मुल से सुनी। कुछ देर बाद वो दोबारा गोया हुई थी। तुम घर कब आओगी? कसम से बहुत याद आते हो दोनों। फजर उसकी बात पर मुस्कुराई। बस जब मेरे लिए किराए के घर का इंतजाम हो जाएगा मैं तब आ जाऊंगी, फिर तुम मिलने आना मुझसे। फजर ने अपनी नज़रों का रुख उन औरतों की जानिब किया जो सिलाई मशीन में कोई कपड़ा रखे सिल रही थी। एक औरत ने मुस्कुराकर उसे अपने पास आने को कहा तो फजर ने अपनी उंगली से 1 मिनट का इशारा किया। क्या तुमने वहाँ किसी को बोला है घर ढूंढने को? आयरा का अंदाज सवालिया था। हाँ, दारुल अमान में जिसे घर चाहिए होता है, यहाँ की मालिक और मालकन उसकी मदद करते हैं घर ढूंढने में। फजर ने आयरा से धीमे लहजे में कहा। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। कुछ देर वक्फे के बाद आयरा दोबारा गोया हुई थी। मैं तुम दोनों के लिए बहुत सारी दुआएं करती हूँ। अल्लाह ताला तुम दोनों की सारी परेशानियां दूर कर दे और दोनों हंसते हंसते जिंदगी गुजारो पहले जैसी। आयरा की आवाज़ में नमी का अंसर था। तुम रो मत, मैं तुमसे हमेशा यही कहती हूँ और अब भी कहूँगी कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। ये सब कुछ हमारी कहानी में पहले से ही अल्लाह ताला ने लिख दिया होता है। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं आयरा, बस हमने उनको सब्र और इस्तकामत से गुजारना होता है। अगर हमने ये कर दिया तो देखना, ऊपर अल्लाह के पास एक बहुत बड़ा इनाम होता है हमारे लिए। आयरा ने आंसू पोंछा और फिर कहा, बेशक तुम ठीक कह रही हो। फजर ने उसके लहजे में छिपी हुई नमी महसूस की थी। चलो, अल्लाह हाफिज, मुझे आंटी बुला रही हैं। तुमसे थोड़ी देर तक बात करती हूँ, अपना ख्याल रखना। यह कहते ही फजर ने कॉल काटी, फिर आंटी की तरफ आई और उनके साथ मशीन के सामने बैठ गई थी। उस औरत ने मुस्कुराकर उसे अपने बराबर में जगह दी। फजर उनकी दी हुई जगह पर बैठी, फिर उनके हाथों में फंसे हुए कपड़े को देखने लगी। क्या तुमने दोबारा इस मशीन को चलाया था? जरीना आंटी ने उसे देखते हुए कहा। नहीं आंटी, मुझे वक्त ही नहीं मिला इसके बाद से। उसने सर झुकाकर अपना जुर्म कबूल किया। जरीना आंटी हंसने लगी। चलो कोई बात नहीं बेटा, तुम डरो मत, मैं कुछ नहीं कहूँगी तुम्हें। उसने सर उठाकर देखा तो जरीना आंटी प्यार से उसे देखने लगी। फिर कुछ देर बाद बोली, मुझे कभी कभी तुम्हारे बाप पर बहुत गुस्सा आता है। उसने कैसे अपनी फूल जैसी बेटी को यूं दर बदर ठोकर खाने दी। क्या बाप ऐसे होते हैं? बाप तो अपनी बेटी के मुहाफिज होते हैं, उन्हें जमाने की सर्द गर्म से छुपा कर रखते हैं। पर एक तुम्हारा बाप है, वो बेकदरी कर रहा है तुम्हारी। फजर ने आंखें नम किए हुए उन्हें देखा था। उसे बेइख्तियार ही कल की रात याद आई थी जब जरीना आंटी उसके पास आई थी। जब से तुमने अपने बारे में बताया है मुझे, तो अपनी कहानी एक झूठ सी महसूस हो रही है। उन्होंने अपनी निगाहों का रुख उस कपड़े की जानिब किया। फजर ने अपनी निगाहें उठाकर उन्हें देखा। नहीं आंटी, किसी की कहानी झूठ नहीं होती। सबको मालूम होता है कि वो कब और कौन सी तकलीफ का सामना कर रहा होता है। सब अपनी तरफ से तल्ख जिंदगी जी रहे होते हैं। आपकी जिंदगी में आपको महसूस हुआ होगा कि जैसी तकलीफ आपने सही है वैसी शायद किसी ने न सही होगी। जरीना आंटी ने नम आंखों से उसे देखा। अल्लाह ना करे कोई वो सब झेले जो मैं झेल चुकी हूँ। अल्लाह किसी को भी ऐसी तकलीफ ना दे। एक माँ को अपनी औलाद से जुदाई का सदमा कभी ना दे। कहते कहते उनकी आवाज़ में नमी घुल गई थी। बिल्कुल आंटी, मैं भी यही कहना चाह रही हूँ कि तकलीफ सबकी ज़िंदगी में होती है और हम सभी यही दुआ करते हैं कि जो हम झेल रहे हैं अल्लाह वो तकलीफ किसी को ना झेलने दे। जरीना आंटी ने मुस्कुराकर उसके हाथ पर अपना ज़ुर्रियोज़दा हाथ रखा। तुम बहुत अच्छी हो फजर बेटा, अल्लाह तुम्हारी सारी तकलीफ़ें दूर कर दे, आमीन। फजर ने ज़ेरे लब आमीन कहा और फिर दोनों मुस्कुराने लगी। फजर की नज़रें खिड़की की जानिब घूमी। वो डूबते हुए सूरज को बड़ी महवियत से देखने लगी थी। आसमान में कुछ परिंदे अपने गजा ढूंढने के लिए महू थे। दूर कहीं आसमानों पर मगरिब की आज़ान का वक्त हुआ जा रहा था। वो तीनों इस वक्त हाशिर के कमरे में काम के सिलसिले में मौजूद थे। ताबिश हाशिर को देखे बुरे मुंह बना रहा था। फजर 2 दिन बाद ऑफिस आई थी। यार, आज तो कुछ ज़्यादा ही खामोशी है, ताबिश ने उन दोनों को देखते हुए कहा। चुप करो और काम पर तवज्जो दो। हाशिर ने फाइल पर नजरें जमाई। ताबिश को गुस्सा आया उसकी बात पर। अब क्या मैं 2-2 जगह पर काम करूं? उसके सवाल पर हाशिर ने मुश्किल से हंसी का गला घोटा था। जी बिल्कुल, क्योंकि अब वो तो तुम्हें करना पड़ेगा, इसलिए कि तुम। हाँ हाँ मालूम है, 30% ओनर हूँ। ताबिश ने उसकी बात बीच में से उचकी। खैर से मुझे तुम्हारे हवाले से बहुत शिकायतें मौसूल हो रही हैं, फिलहाल इस पर नजरसानी करो। ताबिश को हासिर की बात पर हैरानी ने घेरा था। कौन है जो मुझ मासूम के खिलाफ साजिश करता फिर रहा है? उसने भय में उचकाते हुए पूछा। हाशिर ने उसकी जानिब देखा। सफ़ा, उसका कहना है कि तुम ऑफिस का माहौल खराब करते हो, साथ साथ वर्कर्स को तंग भी करते हो। ताबिश ने सवाली नजरों से फजर को देखा।
फजर आप बताएं, क्या मैं तंग करता हूँ? फजर अचानक से पूछे गए सवाल पर गड़बड़ाई थी। जी? हाशिर ने तब इसको तंबी निगाहों से देखा था। फजर आप इसे छोड़ें, ये बताएं मीटिंग का क्या सीक्वेंस है? सर इंशाल्लाह 2 दिन बाद 3 बजे। हाशिर ने सुनकर सर हिलाया, फिर ताबिश को देखा जो अपना मोबाइल लिए बैठा था। उसने नफी में सर हिलाया, कभी जो ये बंदा काम को सीरियस ले। कुछ ही देर गुजरी थी, फजर चली गई थी और ताबिश अभी तक उसी कमरे में मौजूद था। हाशिर अपने लैपटॉप में मौजूद कोई काम निपटाने में मसरूफ था। ताबिश मोबाइल पर कुछ देख रहा था। उसके चेहरे के असरात से जाहिर हो रहा था कि कुछ गलत है। हाशिर ने एक नज़र अपना चेहरा ऊपर को उठाया तो ताबिश के चेहरे को बगौर गौर से देखा। फिर अपने सामने पड़े हुए लैपटॉप की स्क्रीन बंद करते हुए वह उसकी जानिब मुतवज्जा हुआ। ताबिश, सब ठीक है? ताबिश ने अपनी निगाहों का रुख उसकी जानिब किया, फिर ठंडी सांस भरी। यार, उसी केस के हवाले से हसन ने मुझे तस्वीर भेजी है कुछ, उन्हीं को देख रहा था। हाशिर ने दोनों आबरू भींच कर उसे देखा। क्यों, ऐसा क्या है उन तस्वीर में जिसकी वजह से तुम्हारा मूड एक पल में बदल गया? ताबिश ने कुछ सोचकर अपना मोबाइल उसकी जानिब बढ़ाया था तो हाशिर ने फौरन से पेशतर वो थाम लिया। उसकी जैसे ही नजर पड़ी उस तस्वीरों पर, बेइख्तियारी उसे मतली सी महसूस हुई। उस तस्वीर में जमीन के चारों गिर्द खून था और उनके बीच एक बच्ची की लाश थी जो बेसुध पड़ी थी। कैसे कैसे लोग पाए जाते हैं दुनिया में, उफ। हाशिर ने फौरन मोबाइल उसकी जानिब बढ़ाते हुए कहा था। ताबिश ने उसकी बात सुनते अपना मोबाइल थाम लिया। ये तो कुछ भी नहीं है यार, अभी तो मैंने असल चीज़ तुम्हें बताई नहीं। ताबिश ने अपना मोबाइल अपने पैंट की जेब में उड़स लिया और खुद वो टेबल पर दोनों कोहनियां जमाए हुए बैठ गया। क्या तुम्हें उनके लीडर के बारे में कुछ पता है? मेरा मतलब है कि जैसे हर पार्टी का कोई अहम रुकन होता है वैसे। ताबिश ने नफी में सर हिलाया। नहीं, मैं बस उसका नाम ही जानता हूँ क्योंकि वो जाए वका पर हमेशा किसी दीवार पर लिखा होता है। हाशिर ने उसे सवालिया नजरों से देखा, फिर पूछा, क्या नाम होता है दीवार पर? वो भी अब ताबिश की तरह बैठकर उसके आंखों में झांक रहा था। कोयले की स्याही से फॉक्सी दी फॉक्स लिखा होता है। हाशिर ने उसकी बात सुने इस्पात में सर हिलाया। तुम्हें क्या लगता है कौन हो सकता है ये? मुझे कुछ भी नहीं मालूम कि कौन है ये। जब तक वो मंजर आम पर नहीं आएगा या आएगी मैं नहीं बता सकूंगा। यह मंजर पुलिस स्टेशन का है। ताबिश इस वक्त अपनी टेबल पर मौजूद था और उसके हाथ में वही फाइल थी जिसे वो यकटक देखे जा रहा था। उसने स्याह रंग की पैंट शर्ट पहनी हुई थी, बाल माथे पर जमे थे। उसके सामने अभी कुछ देर कबल रखी चाय का कप भी मौजूद था जिसमें से धुआं उड़ रहा था। उसने अपने नजरों का रुख सामने बैठे हुए हसन की जानिब किया। हसन, जब हमने रेड मारी थी तब तुमने कुछ दीवार पर लिखा हुआ नोट किया था? नहीं सर, क्या लिखा हुआ था उस दीवार पर? उसने नफी में सर हिलाते हुए सवाल पूछा। किसी ने अपना अंडरकवर नाम लिखा हुआ था, फॉक्सी दी फॉक्स। ताबिश ने अपनी निगाहों का रुख वापसी फाइल की जानिब किया। उस वक्त तो इतनी लाइट भी नहीं थी, आपने फिर कैसे देखा? हसन ने हैरानी से उसे देखा। ताबिश ने उचटती नजर से उसे देखा, फिर कहने लगा, मैं एक पुलिस वाला हूँ और पुलिस वाले को अपनी आँख कान दोनों खोले रखने होते हैं। मैंने भी वही किया, इसीलिए मुझे वहाँ लिखा हुआ नाम नजर आ गया। हसन उसकी बात सुने धीमा अंदाज में मुस्कुराने लगा। सब छोड़ो, ये बताओ फॉक्सी दी फॉक्स कौन हो सकता है? उसने सवालिया नजरों से सामने बैठे हुए हसन को देखा। पता नहीं, पर सर आपको कैसे मालूम कि वो जो भी है एक मर्द ही है? हसन ने आबरू उस्काकर पूछा। क्योंकि मर्द ही इन सब गलत कामों में मुलविस होते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई लड़की होगी। हसन ने उसकी बात सुनकर इस्पात में सर हिलाया। क्या तुमने मालूम करवाया उस शख्स से? ताबिश ने चाय का सीप लेते हुए पूछा था। हसन ने नफी में सर हिलाया, फिर कहने लगा, सर बहुत मार कुटाई करने के बाद भी वो शख्स कुछ भी उगलने का नाम नहीं ले रहा। कब मेज पर पटका और उठ खड़ा हुआ। इससे तो मैं पूछता हूँ, ऐसे ये नहीं बकेगा। ताबिश उस काल कोठरी में आया तो उसने देखा वो शख्स औंधे मुंह पड़ा था। उसके जिस्म पर अनगिनत ताज़ा जख्मों के निशान थे। ताबिश ने हसन को इशारा किया तो उसने उस शख्स को सीधा किया। ताबिश एक कुर्सी लिए उसके सामने झुककर बैठ गया। हाँ भाई, आज शराफत से सीधे अंदाज में बता दो कि तुम किसके लिए काम करते हो। मैं किसी के लिए काम नहीं करता, तुम्हें खुदा का वास्ता है, मुझे छोड़ दो। उस आदमी ने हलक के बल चीख कर कहा था। ताबिश को एकदम उस पर गुस्सा आया था। उसने उसके गाल पर अपने दाएं हाथ की उंगलियां छाप दी थी। एक तो तुम कैदी लोग मुझे बहुत तंग करते हो। मैं तुम लोगों पर हाथ नहीं उठाना चाहता, लेकिन तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हें मारूं। अब मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुमसे सीधी तरह बताओ। ताबिश ने उसका कॉलर पकड़कर उसे झटका दिया। उस आदमी ने तकलीफ से अपने लब भींचे थे। मेरे बच्चे हैं, मुझे छोड़ दो। ताबिश ने ठंडे अंदाज में उसकी बात सुनी, फिर कहा, तुमने ये डायलॉग पूरे 101 दफ़ा दोहरा दिए हैं। अब तो मुझे यकीन हो चुका है कि तुम भी इस जुर्म में बराबर के मुलविस हो।
ये कहते हुए वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, पर उसका रुख अभी तक उसी शख्स की तरफ था। तुम दुआ करो बस कि तुम्हारी सजा मेरे हाथों ना हो, वरना तुम तो क्या, तुम्हारी नस्लें भी तुम्हारी मौत नहीं भूल सकेंगी। आज ताबिश अपनी उंगलियों पर चाबी घुमाते हुए कुछ बड़बड़ाते हुए सीधा हाशिर के कमरे की जाने बढ़ रहा था। आज उसने सफ़ेद रंग की पैंट शर्ट पहनी थी, बाल माथे पर बिखरे थे। वो होठों को गोल किए हुए कुछ गुनगुनाते हुए जा रहा था। जब उसे किसी की आवाज़ न रोका, उसने अपना रुख मोड़कर देखा तो कंप्यूटर के सामने एक लड़का मिस्किनी शक्ल बनाए हुए उसे ही देख रहा था। क्या हुआ? उसने उसकी जानिब कदम बढ़ाते हुए पूछा। ताबिश भाई, मुझे ये काम समझ नहीं आ रहा, मेरी मदद कर सकते हैं? लड़के ने कंप्यूटर की जानिब इशारा किया। उसने पहले कंप्यूटर की जानिब देखा और फिर शैतानी किस्म की मुस्कुराहट उसके लबों को छूने लगी। पहले मुझे बताओ, तुम छोटे बच्चे तो नहीं हो? उस लड़के ने नासमझी में सर हिलाया तो वो उसे देखते हुए दोबारा कहने लगा, तुम इस काम के लिए रो रहे थे बच्चे? ये तो मेरे दाएं बाएं दोनों हाथ का है। ताबिश ने उसकी जानिब हंसते हुए देखते हुए कहा था। उस बेचारे लड़के को समझ न आ सका कि वो हंस क्यों रहा है। हाँ भाई, लेकिन इसमें हंसने की तो कोई बात नहीं थी, लड़के ने हैरानी से उसे देखते हुए पूछा था। ताबिश ने अब भी अपनी मुस्कुराहट समेटने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। मेरे भाई, अब हंसने वाली हरकत होगी तो हंसूंगा ही, रोने से तो रहा। लड़के के दिमाग में अब भी उसकी बात नहीं पड़ी थी, पर फिर भी उसने अस्बात में सर हिलाकर बमुश्किल उसे मुस्कुराकर देखा। मेरे भाई, ये काम इतना आसान था, ये तो तुम चुटकी में भी कर सकते थे। उस लड़के ने कंप्यूटर की जानिब देखा तो अस्बात में सर हिलाया, फिर कहने लगा, भाई क्या करूं, मेरा दिमाग बीवी ने खाकर खत्म कर दिया है, इसीलिए समझ नहीं आया था। ताबिश ने हंसते हुए दोबारा कहा, जब हमसे कोई काम नहीं हो रहा होता है तो इसका इल्जाम दूसरों पर लगा देते हैं। वो ये कहते हुए हाशिर के कमरे की जानिब बढ़ गया था। लड़के ने उसकी बात सुनते हुए हंसकर सर झटका और अपना काम करने लगा। ये मंजर दो सियाह आंखें अपने कैमरे में बखूबी देख रही थी। पता नहीं क्या समझता है खुद को, सारे स्टाफ को फ्री किया हुआ है, बिला वजह जैसे रिश्तेदार हो इसके। सिफा ने बाहर की जानिब देखते हुए कहा। तभी उसके जहन में ताबिश के अल्फाज दोहराए। मैंने इस पागल दिल को काफी समझाया है, मगर दिल है कि मानता नहीं। ये समझता है कि मुझे मालूम नहीं है इन छिपे हुए अल्फाज का मतलब, हालांकि मैं अच्छे से समझ गई थी क्या कहना चाह रहा था ये। उसने कहते हुए अपने सामने पड़ा हुआ लैपटॉप खोला और उस पर मगन हो गई थी। ताबिश पुलिस स्टेशन में मौजूद अपनी टेबल पर बैठा था और उसके सामने दो एहलकार खड़े थे जो उसे केस की आगाही दे रहे थे। वो सर हिलाते हुए दाएं हाथ से अपनी थोड़ी पर जमाए हुए गौर से सब सुन रहा था। सियाह वर्दी में मौजूद, बाल सलीके से जमाए आस्तीन चढ़ाकर रखी हुई थी। उसके कंधों पर सितारे चमक रहे थे। सर, हम उस जयवका पर दोबारा गए थे आपके कहने पर, लेकिन कुछ हासिल ना हो सका। वो लोग उस इलाके को छोड़कर उसी वक्त चले गए थे जब हमने रेड मारी थी। अच्छा ठीक है, मगर तुम दोनों ने एक दो बार दोबारा चक्कर लगाना है वहाँ पर। हो सकता है कोई सुराग मिल जाए, लेकिन इससे पहले मैं जाऊँगा और तुम दोनों मेरे साथ चलोगे। वो दोनों उसकी बात सुनते वहाँ से चले गए तो ताबिश ने अपने बजते हुए फ़ोन की जानिब देखा। फिर उसके होठों पर एक गहरी मुस्कुराहट उभरी थी। उसने कॉलियस की और कान से लगाते हुए कहा, तुम मेरे बगैर एक मिनट नहीं रह सकते। अगर मैं मर गया तो क्या करोगे? हाशिर को उसकी मुस्कुराहट भरी आवाज़ मौसूल हुई थी। एक पल को उसकी बात सुने वो घबरा गया। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ताबिश, बगैर सोचे समझे कुछ मत बोला करो। ताबिश ने उसकी बात सुनकर कहका लगाया, अरे क्या हुआ, गुस्सा तो मत करो, मुझ मासूम पर मैं तो मजाक कर रहा था। हाँ, ऐसे बेहुदा मजाक तुम करते ही रहते हो। हाँ, जाहिर सी बात है, मैं तो मजाक करता ही रहता हूँ। तुम ही हो जो सीरियस हो जाते हो छोटी बातों को लेकर। हाशिर ने उसकी बात सुनकर नफी में सर हिलाया, फिर बड़बड़ाने लगा, ये आदमी कभी नहीं सुधर सकता। हाँ जी मेरे प्यारे लाज दुलारे दोस्त, आपने बिल्कुल बजा फरमाया है। ताबिश अलवी सुधरने वालों में से ना कभी था और ना कभी होगा, ताबिश ने उसकी बात सुनते हुए कहा था। हाशिर ने उसकी बात पर एक ठंडी सांस भरी। मैंने कुछ कहने के लिए फ़ोन किया था, लेकिन आप जनाब। उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। ताबिश उठकर अब खिड़की से बाहर नजर आते हुए बादलों को देख रहा था जो बरसने की तैयारी जोरों शोर से करने लगे थे। लो जी, बात खुद नहीं कही और सुना मुझे रहे हो। हाशिर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। कुछ देर दोनों के माबेन एक तवील खामोश रही। फिर ताबिश ने कुछ देर बाद कहा, अच्छा भाई मेरी रूठी हुई महबूबा, बता भी दो किस काम से आपने हमें याद फरमाया? आज हमारी मीटिंग है, आ जाना तुम। ताबिश ने उसकी बात सुनकर बुरा मुंह बनाया था। मैं नहीं आ रहा, तुम खुद ही अपनी मीटिंग्स करो, पहले ही मुझ मासूम ने सुबह से बहुत काम किया है। ताबिश अलवी, मैंने आपसे पूछा नहीं, आपको बताया है, और ये आपकी चॉइस थी। हम लोगों ने थोड़ी ज़बरदस्ती पकड़कर आपको कहा था कि ताबिश बेटा आए और हमारे साथ काम करें।
اس کے लबों पर एक शैतानी मुस्कुराहट रकम थी। यार मुझे एक बात तो बताओ, ये तुम पुप्पियों वाले तंज क्यों कर रहे हो आज? क्या पुप्पो की सीट तुमने संभाल ली है? उसने एक कहका मारते हुए कहा था। एक बात बताओ ताबिश। जी जी, मीठे मीठे अल्फाज हमारे गोशे गुजार करें हाशिर साहब। हाशिर ने तहम्मुल से फिर सांस लिया था। ये तुम्हारे पास फालतू के लफ्ज आ कहाँ से जाते हैं? ताबिश ने अब अपनी कुर्सी पर बैठकर अपने पांव टेबल पर जमाए थे। आते नहीं है, लाने पड़ते हैं। हाशिर को उससे इसी जवाब की तवक्को थी। हाँ, फजूल किस्म के अल्फाज तुम्हारी तरफ से ही आएंगे। ताबिश ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराकर सर हिलाया। खैर ताबिश अलवी, आपको 3 बजे पहुंच जाना चाहिए, और मैं पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ। जी जी साहब जी, हम यहाँ आपके हुक्म के तामील के लिए तो बैठे हैं, बल्कि हमें इंतजार था कि कब आप अपने लबों से हुक्म सुनाएं। अब आपने सुना दिया है तो अपना जिस्म मुझे कुछ हल्का फुल्का महसूस हो रहा है। हासिल ने बड़बड़ाते हुए उसका फोन काट दिया था तो वो कुर्सी से उठकर अब अपना सामान समेटने लगा था। अब उसका रुख घर की जानिब था। वो लोग दिन के 2:30 बजे होटल में टेबल के गिर्द मौजूद थे। हाशिर और सिफा अपने मोबाइल की जानिब मशगूल थे, जबकि फजर अपने सामने लैपटॉप खोले बैठी थी। उस होटल की दीवारें सफ़ेद रंग की थीं, जिन पर छोटी छोटी जर्द बत्तियां खुली थीं। लकड़ी का फर्श था जो कि पूरी तरह से चमक रहा था। होटल के थीम के हिसाब से ही कुर्सियां रखी गई थीं। हाशिर ने मोबाइल से अपनी नज़र उठाकर फजर को और सिफा को देखा, फिर एक नज़र घड़ी को देखा। ताबिश का अभी तक कोई नामो निशान तक ना था। देख लिया तुमने हाशिर, वो अभी तक नहीं आया है, लापरवाह इंसान। सिफा ने अपनी नज़रें मोबाइल पर ही रखी थी। मैंने उसे फ़ोन किया था, वो कुछ ही मिनट में आ जाएगा। हाशिर को ना जाने क्यों सिफा का लहजा पसंद नहीं आया था। उसने सिफा को जवाब देते हुए फजर को देखते हुए पूछा, फजर आपकी बात हुई बशीर साहब से, वो कब तक पहुंच जाएंगे? फजर ने उसे देखा, फिर अस्पात में सर हिलाया। जी सर, उनका मैसेज आया है, वो पहुंचने वाले हैं। हाशिर ने समझ कर सर हिलाया, फिर वापस अपने मोबाइल में मसरूफ हुआ। ठीक इसी वक्त कोई धप से आकर उसके बराबर में कुर्सी खींच कर बैठा था। सिफा को उसका अंदाज पसंद नहीं आया था। आए आए ताबिश साहब, आपका ही इंतजार था। सफ़ा ने उस पर तंज गढ़ा। अरे वाह, खैरियत है? आज सफ़ा बख्तियार हमारा इंतजार कर रही थी। खैरियत तो है ना, सूरज मशरिक से ही निकला है ना। उसने अपनी बात कहकर आखिर में हाशिर को सवाली नजरों से देखा था, जो मुस्कुराहट रोकने की कोशिश कर रहा था। सिफा ने उसे सर्द नजरों से देखा तो ताबिश डरने की एक्टिंग करने लगा। सॉरी सॉरी प्लीज, मुझे इन कातलाना नजरों से ना देखो। डियर सिफा, मुझे पता नहीं था कि आप जनाब मेरे इंतजार में बैठी हैं। अगर मुझे मालूम होता तो मैं चूहे की तरह दौड़ाता। उसकी बात पर फजर मुस्कुराने लगी थी। जब सिफा ने उसकी जानिब देखा तो उसने सर झटक दिया। इतनी देर कर दी, कहाँ थे तुम? हाशिर ने ताबिश को मुखातिब किया। भाई मेरे पास एक केस आया है, मैं उसी की जाओ वका पर गया था। फिर मुजरिम पकड़ा कि नहीं, या जाओ वका से ही भाग गया? हाशिर ने उसे देखते कहा तो उसने रोने वाली शक्ल बनाई। बंदे की किस्मत थी जो भाग गया, वरना उसे मैंने छोड़ना नहीं था। हाँ, जहाँ तुम्हारे जैसे लेट लतीफ पुलिस वाले होंगे वहाँ के मुजरिम भाग ही जाएंगे, ये सोचकर कि जब पुलिस ही नहीं आ रही तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं। सफ़ा ने अपने मोबाइल से नजर उठाए हुए उसे देखा। सिफा, अपने वक्त पर तो तुम फिर बच कर रहना, क्योंकि मैं फिर तब तो बहुत जल्दी पहुंचूंगा। ताबिश ने उसे मुस्कुराकर देखते हुए कहा तो सिफा सर तासुरात से उसे देखने लगी। कुछ ही देर में उनकी मीटिंग हो चुकी थी और अब वो तीनों बाहर की जाने बढ़ रहे थे। लेकिन तभी फजर की नज़रें किसी जाने पहचाने वजूद पर पड़ी। वो उन्हें यहाँ इतने सालों बाद देखकर हैरान हुई थी। उस वजूद की नज़र भी फजर पर पड़ी तो दुनिया रुकती हुई महसूस हुई। दोनों की नज़रों का तबादला हुआ। समी झटके से कुर्सी से खड़ा हुआ। नहीं, ये यकीनन कोई और है, ये उसकी बहन फजर नहीं हो सकती। दिमाग सोचने समझने की सलाहियत को अबोर करने लगा था तो एक ख्याल जहन पर हावी हुआ। समी ने फौरन से बेशतर उसी ख्याल पर अमल किया और कदम फजर की जानिब बढ़ा दिए। वो लबों पर मुस्कान सजाए हुए कदम आगे बढ़ा रहा था, मगर उसी पल फजर दरवाजे से बाहर निकल गई। समी जो पुरजोश होकर जा रहा था, एकदम ही जमीन ने उसके कदम जकड़ लिए। लबों पर फैली हुई मुस्कुराहट फीकी पड़ गई। वो चाहकर भी बहन को रोक नहीं पाया था। उसे लगा था फजर सब भूल चुकी है, मगर ये उसकी खामो ख्याली थी। वो कुछ भी नहीं भूली थी। सब कुछ जहन पर किसी बुरी याद की तरह जुड़ा हुआ था। फजर बाहर हाशिर के साथ खड़ी अपनी गाड़ी का इंतजार कर रही थी। वो कुछ खोई खोई सी थी। हाशिर बगौर उसे देखे जा रहा था। उसे तशवीश हुई। कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है क्या? फजर ने उसकी जानिब देखा। वो उसे सवाली निगाहों से देख रहा था। नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं है। उसे जबरदस्ती अपने चेहरे पर मुस्कान सजाई। हाशिर ने उसके जवाब पर अस्पात में सर हिलाया और ठीक उसी वक्त दो सुरमई आंखें लिए एक शख्स उन्हें देख रहा था। उन आंखों में एक अलग किस्म की काट थी।
آج بھی ہمیشہ کی طرح بلیک گوتھک کوٹ پینٹ کے ساتھ میچنگ ہائی اینکلیٹ بوٹ اور چہرے پر سیاہ ماسک پہنے، بالوں کو جوڑے میں قید کر کے دو آوارہ لٹے چہرے پر چھوڑے، وہ کوئلہ ہاتھ میں پکڑے دیوار پر کچھ لکھ رہی تھی۔ پس منظر میں لڑکیوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں جو اس کے اعصاب پر سوار ہو رہی تھیں۔ اس نے سکون محسوس کرنے کے لیے اپنی آنکھیں بند کی تو چھم سے اس کے ذہن میں ایک جانا پہچانا منظر لہرایا تھا۔ نہیں، ابھی وہ ماضی کی تلخ یادوں کو سوچنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اس نے سر جھٹک کر اپنی توجہ کو سامنے مرکوز کی۔ اس کی نظر اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کوئلے پر گئی تھی۔ ایک دم سے مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھونے لگی۔ اس نے لکھتے لکھتے ایک دم کوئلہ ہوا میں اچھالا اور اس کمرے کی جانب بڑھ گئی جس میں سے کئی لڑکیوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کمرے میں جا کر اس نے سختی سے اپنی جیب میں دبا ہوا چاقو نکالا اور چلانے لگی۔ چپ، بالکل خاموش۔ تم لوگ میں سے کسی کی بھی آواز مجھے آئی تو اچھا نہیں ہوگا۔ ساری لڑکیاں چپ سادھے اسے دیکھنے لگی۔ ان کے چہروں پر ڈر واضح ہو رہا تھا اور ان کے دلوں کی دھڑکنیں بھی تیز ہو رہی تھیں۔ اسی پل ایک بچی کے رونے کی آواز اس پورے کمرے میں گونجی۔ بہت سی آنکھوں میں آنسو لیے لڑکیوں نے اس بچی کی جانب دیکھا تھا۔ ان سب کے سامنے کھڑی اس لڑکی نے اس بچی کی آواز کا تعاقب کرتے اس کی جانب اپنی نظریں دوڑائیں اور آہستہ آہستہ زمین پر قدم دھرتے ہوئے اس کے سامنے آئی۔ وہ بچی کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی تھی۔ مجھے اپنی ماما کے پاس جانا ہے، پلیز مجھے جانے دو، بچی نے اس کی جانب روتے ہوئے کہا تھا۔ وہ لڑکی اب بھی اسے بنا تاثر کے ہی دیکھ رہی تھی۔ پلیز مجھے میری ماما، وہ بچی کچھ کہتی کہ آگے سے فاکسی نے اس کی جانب چاقو لہرایا۔ شش، چپ، بالکل خاموش، اب مجھے تمہاری آواز بالکل نہ آئے، سنا تم نے؟ فاکسی نے اسے گھورا۔ بچی کے چہرے پر ڈر کے اثرات واضح تھے۔ وہ بچی اس لڑکی کی آنکھوں کا تاب نہ لا سکی تو اسی وقت بے ہوش ہو گئی تھی۔ فاکسی نے نخوت سے سر جھٹکا، پھر اس بچی کے معصوم چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے گال پر چاقو پھیرا۔ کسی نے میری معصومیت کا خیال نہیں کیا تھا، اب میں بھی نہیں کروں گی۔ چاقو کے چبھنے سے اس بچی کے گال پر دو خون کے قطرے چمکے تھے۔ فاکسی نے ایک نظر اس خون کو دیکھا، پھر کھڑی ہو گئی۔ وہ اب کمرے سے نکل رہی تھی۔ باہر کی طرف آتے ہوئے اس کی نظر اپنے لکھے ہوئے الفاظ فاکسی دی فاکسی پر پڑ رہی تھی۔ ہلکی سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا اور پھر اپنا گاؤن سنبھالتی ہوئی باہر کی جانب گامزن ہوئی۔ تو یہاں کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کا اینڈ اور پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھنا اور دعاؤں میں یاد رکھنا۔